Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, the Mughal Empire. Student, in this video we'll discuss the entire Mughal Empire. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चा मुगल एम्पायर को। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर को, फेज 1 बाबर को डिस्कस करेंगे। अगर हम बाबर की एंसेस्ट्री की बात करें बच्चों, तो फ्रॉम हिज फादर साइड ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम तैमूर डायनेस्टी और तैमूर, और फ्रॉम हिज मदर साइड ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम गेंगीज खान। तो दो महान लोग जो हिस्ट्री में अपने आप को एनरोल करा चुके थे बहुत ही ग्रेट तरीके से, उनसे बिलोंग करते थे बाबर। फादर की साइड से अगर हम बात करें कि फादर साइड से बाबर कहाँ से आते थे, तो वो तैमूर के वंशज थे, और मम्मी इनकी थी गेंगीज खान के वंशज। जो डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, या इसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स एंसेस्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो do remember from his father side he is belonging from तैमूर, मदर साइड is belonging from गेंगीज खान। और गेंगीज खान कहाँ के थे बच्चा? मंगोलिया के। कहाँ के थे? मंगोलिया। चाइना के ऊपर, रशिया के नीचे एक कंट्री है, मतलब इंडिया चाइना के, रशिया चाइना के बीच में मंगोलिया है। इन्होंने इंडिया के रिचेस के बारे में सुना था कि भैया इंडिया में बहुत पैसा है, एंड कोविटेड पंजाब मोर सो। और पंजाब की भैया एक प्रतिष्ठित एम्पायर है पंजाब। कोविटेड मतलब प्रतिष्ठित, हु इज़ हैविंग नेम फेमस। ठीक है, पंजाब के बारे में सुना था। मोर सो बिकॉज दैट वुड इनेबल हिम टू पे हिज ट्रूप्स रेगुलरली, जिससे कि बच्चा वो अपने जो ट्रूप्स है उनको रेगुलर पेमेंट दे पाए, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कवर कर पाए। बच्चा बाबर कहाँ रूल कर रहे थे? बाबर का जो रूल था वो था काबुल पे, कंधार पे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। दौलत खान लोधी गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेड इंडिया। दौलत खान की हेल्प से वो इंडिया को इन्वेड कर पाए। एक कॉन्फ्लिक्ट था विद इब्राहिम लोधी, द रूलर ऑफ दिल्ली, वॉज इनएविटेबल। तो अब बच्चा आप अगर इंडिया में कंट्रोल करने के लिए आएंगे, तो जो उस टाइम का इंडिया का रूलर होगा जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, उससे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, इनएविटेबल है, ना सोचोगे तब भी होंगे। तो ये जो दो आर्मीज़ थी ये मिली हिस्टोरिक बैटलफील्ड पानीपत में। किसकी आर्मी? बाबर की आर्मी और इनकी आर्मी कब आपस में टकराई बच्चा? 1520। सो स्टूडेंट, जो इब्राहिम लोधी थे उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। देयर वॉज ह्यूज आर्मी विद whom Ibrahim Lodi, 1 lakh people were there in army. But Babur was having speed and skill. So if we compare the number and the speed and skill, who will win? Who is having speed and skill? वो व्यक्ति ही जीतेगा जिसके पास स्पीड एंड स्किल होंगे। नंबर में आप कितने ही ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो स्टूडेंट, हुज आर्मी इज लार्जर? इब्राहिम लोधी। किसकी आर्मी कम थी? बाबर की। स्पीड स्किल किस में थे? बाबर की आर्मी में। जब इब्राहिम लोधी बिजी थे अपनी आर्मी को अरेंज करने में, व्हेन इब्राहिम लोधी वॉज बिजी इन अरेंजिंग हिज आर्मी, बाबर अटैक्ड हिज फोर्सेस। बाबर ने उनकी फोर्सेस पर अटैक कर दिया, दोनों साइड से, आगे से भी और रेयर मतलब पीछू से भी। साइड से पीछे से अटैक किसने कर दिया? बाबर ने। किसकी आर्मी पे कर दिया? इब्राहिम लोधी पे। 3 घंटे तक बैटल चला। इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी वेलियंटली, बहुत बहादुरी से लड़ी लास्ट तक, पर फाइनली डिफीट हुई उसकी। किसकी? इब्राहिम लोधी की। बाबर जीत गए। क्यों बाबर जीते? क्योंकि बाबर के जो गनर्स थे वो अपनी गन्स को बहुत इफेक्टिवली चला रहे थे, और जो उनके बोमैन थे, बोमैन बोले तो जो तीर चलाने वाले होते हैं ना, तीर बोले तो एरो, वो आप लोगों ने बाहुबली में देखा होगा ना, एक हाथ से तो वो भैया 5-6 तीर वो चला पा रहा था, है ना। तो बोमैन जो थे वो बहुत ही स्किल्ड थे। तो जीत किसके हाथों में आ गई? बाबर के पास जीत आ गई। बैटल ऑफ पानीपत एक मोस्ट डिसिसिव बैटल था इंडियन हिस्ट्री में। वी टॉक अबाउट द मेजर डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बैटल ऑफ पानीपत इज़ वन ऑफ देम। पानीपत ने बाबर को बेस दे दिया इंडिया में, जहाँ पर फ्रॉम वेयर ही कुड मीट अदर चैलेंजेस। ठीक है, एक बेस मिल गया। जो देने वाले कौन थे? इब्राहिम लोधी। पानीपत की लड़ाई के बाद एक बेस बना लिया इंडिया में, किसने? बाबर ने। और उसके बाद जो भी चैलेंजेस आएंगे, नए चैलेंजेस, उनको वो आराम से डील कर पाएगा। पर ये तो बात है कि अब उसे इंडिया मिल गया। ठीक, कोई बात, चलें आगे। तो बेटा, बैटल ऑफ पानीपत बहुत डिसिसिव है इंडियन हिस्ट्री में। पहला रीज़न है कि इससे जो इंडिया है उसे, इंडिया में बाबर को एक बेस मिल गया। उसके बाद वो सारे चैलेंजर्स को उस बेस से प्रॉपर्ली डील
कर सकता था, पर एक बेस तो मिल गया। और ये डिसिसिव क्यों था? दूसरा रीज़न है कि उसने मुग़ल रूल का फाउंडेशन स्टोन रख दिया इंडिया में। बाबर से ही मुग़ल रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे डिसिसिव बोलते हैं, वो है कि एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसी इट इन्वाइटेड द हॉस्टिलिटी ऑफ राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। अब अच्छा, कोई ना कोई तो बदला लेने के लिए होना चाहिए, तो वो थे राणा सांगा, राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। वो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज के लिए खड़े होंगे। बाबर की जो विक्ट्री हुई पानीपत ने, इसने अफगान्स को यूनाइटेड कर दिया, राजपूत्स को भी यूनाइट कर दिया, और अब इनके बीच में होगा एक बिटर स्ट्रगल। राणा सांगा वॉज ऑल सेट टू एक्सपेक्ट बाबर फ्रॉम इंडिया। राणा सांगा नहीं चाहते थे कि बाबर इंडिया में रहे, वो इंडिया से उनको भगाना चाहते थे। जो राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, अम्बेर के और ग्वालियर के, अजमेर के, चंदेरी के, इन्होंने सांगा को ज्वाइन किया अगेंस्ट बाबर। तो देखो पूरा राजपूताना साथ में आ गया है, मेवाड़ भी है, अम्बर है, ग्वालियर है, अजमेर है, चंदेरी है, इन सब ने ज्वाइन किया राणा सांगा को अगेंस्ट बाबर। तो भैया राजपूत रूलर को एक कर दिया किसकी, पानीपत के बैटल ने, इसीलिए हम इसे डिसिसिव बोलते हैं। जो आर्मी थी उसमें द ह्यूज आर्मी कंप्राइज्ड अ फोर्स ऑफ 80,000 सोल्जर्स। बाबर्स स्मॉल आर्मी पैनिक स्ट्रिकन। देखो जो आर्मी थी इन सब की कंबाइंड, उसमें कितने 80,000 सोल्जर्स थे, तो ये बाबर के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं थी। पर बाबर वॉज डिटरमिन्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन। पर बाबर को ये था कि बस कैसे ना कैसे मुझे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। अ गुड ऑरेटर, बाबर वॉज एबल टू कन्विंस हिज सोल्जर्स। बहुत ही अच्छा ऑरेटर था। ऑरेटर बोले तो जिसकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, ही वॉज वेरी गुड ऑरेटर। तो वो अपने लोगों को कन्विंस कर पाया। द टू आर्मीज मेट एट खानवा। दोनों आर्मी कहाँ मिली? खानवा में मिली, आगरा से 14 किलोमीटर दूर, कब 1527 में। अब देखो एक साइड चंदेरी, अजमेर, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, ग्वालियर और कौन है? मेवाड़ है, ठीक है। और दूसरी तरफ है बाबर। बाबर की सेना वो बस जो बाबर के जो ऑरिटोरियल स्किल्स थे वही कन्विंस कर पाए कि हम लड़ सकते हैं बेटा, ऐसे मत सोचो कि 80,000 सोल्जर है सामने वाले के पास में। बैटल बहुत फाइट्सली हुआ। बाबर्स आर्मी टू स्मॉल इन नंबर वॉज एक्सेप्शनली स्किल्ड इन आर्टिलरीज। बच्चा ऑब्वियस सी बात है, बाबर की जो सेना थी वो नंबर में तो कम थी भाई, पर उसके जो आर्टिलरी स्किल्स थे, वॉरफेयर टेक्निक्स जो थी, जो उनके पास गन्स थी, जो बोमैन थे, जो गनर्स थे, वो इतने स्किल्ड थे कि इतनी बड़ी आर्मी को भी उन्होंने अपने सामने टिकने नहीं दिया और राजपूत की डिफीट हुई। बाबर ने फिर रिवर घाघरा को क्रॉस किया जो पटना में है, और एक डिफीट दी किसको? अफगान्स को। तो बेटा अब देखो, अब इस पॉइंट का मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि जो बाबर की विक्ट्री थी पानीपत में, बाबर के पानीपत जीतने की वजह से पूरे अफगान भी यूनाइटेड हो गए थे और राजपूत भी यूनाइटेड हो गए थे, ठीक है। क्योंकि ये ना ही तो राजपूत बाबर को पसंद करते थे, ना ही अफगान बाबर को पसंद करते थे। तो भाई बाबर ने राजपूत्स को हराने के बाद कहाँ पहुँचे? घाघरा रिवर क्रॉस करके पटना पहुँचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिफीट थी अफगान्स को, बट ही हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज होल्ड ओवर द रीजन। अच्छा बच्चा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को समझा पाओ कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, अपने रूल्स रेगुलेशन उनको सिखा पाओ, तब तो वो आपके साथ आएंगे, कंसोलिडेट करेंगे। पर बाबर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इस पर्टिकुलर रीजन में कंसोलिडेट करने का। ही रिटर्न टू आगरा। वो आगरा आ गया और उसकी डेथ हो गई जल्दी ही 1530 में। एस्टिमेट, बाबर एक्सेप्शनल कैपेसिटी का एक व्यक्ति था। ही वॉज अर्डेंट लवर ऑफ नेचर। नेचर से बहुत प्यार करता था, म्यूज़िक में एक्सेल था, अदर आर्ट भी वो जानता था। हिज मेमोयर, उसका जो मेमोयर है जिसका नाम है तुज़ूक बाबरी, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लासिक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में एक बढ़िया नाम है तुज़ूक बाबरी का, जो उसका मेमोयर था। किसका बेटा? बाबर का। एंड स्टूडेंट्स यहीं से एक बात और आप ज़रा ध्यान में रखें, तुज़ूक बाबरी को ही हम बाबरनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबरनामा।
तुज़ुक-ए बाबरी इज़ ऑल्सो नोन एज़ बाबरनामा। ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है बच्चा? ये ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? बाबर की। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन पे लिखा हुआ, है ना? पर ऑटो भी लगा है, मतलब उन्होंने खुद लिखा है। तो जो बाबरनामा है, जिसको तुज़ुक-ए बाबरी हम बोल रहे हैं, ये लिखने वाले कौन ही हैं? बाबरी हैं। एंड इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में, क्लासिक लिटरेचर में इसका नाम है। तो समझ में आ गया, तुज़ुक-ए बाबरी का ही नाम है बाबरनामा। बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद ने लिखी हो अपनी लाइफ के बारे में, और बायोग्राफी जो कोई भी लिख सकता है आपकी लाइफ के लिए। द क्राउनिंग पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी वॉज द कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। जो उनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने वाला काम था, वो था उसका कॉन्फिडेंस। उसके शोल्डर्स पे उसका ट्रस्ट, उसके रिलीजन पे उसका फेथ। तो तीन चीज़ें थी जो उसकी पर्सनालिटी में चार चांद, क्राउनिंग पार्ट थी उसकी पर्सनालिटी का, वो था उसका अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। ही इज़ हैविंग फर्म बिलीव ऑन हिज ट्रस्ट ऑन हिज शोल्डर्स। ही इज़ हैविंग बिलीव फेथ इन हिज रिलीजन। धर्म पे विश्वास रखता था, शोल्डर्स पे विश्वास रखता था, और खुद पे भयंकर कॉन्फिडेंस था। His court was free from sectarian conflict। इसके sectarian conflict, इसका जो कोर्ट था उसमें सेक्ट को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, ठीक है? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ भी इसके कोर्ट में नहीं था। अब अच्छा, बाबर के जो बेटे थे उनका नाम था हुमायूं, सन ऑफ बाबर। सन ऑफ बाबर हुमायूं, जिन्होंने 1530 में, अभी हमने देखा था ना, 1530 में डेथ हो गई बाबर की। बाबर की डेथ के बाद कौन राजा बनेगा? हुमायूं। जब हुमायूं 23 ईयर के थे, ये हुमायूं का इमेज है। इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर दैट नीड टू बी कंसोलिडेटेड। हुमायूं के हाथ में जब पावर आई बच्चा, तो एम्पायर तो बहुत बड़ा था, बस उसको किसकी रिक्वायरमेंट थी? कंसोलिडेशन की, इकट्ठा करने की रिक्वायरमेंट थी। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर इस सक्सेशन, जैसे ही बाबर का सक्सेशन हुआ, हुमायूं ने एक डिसिसिव विक्ट्री ली अगेंस्ट अफगान्स एंड ड्रोव आउट सुल्तान महमूद लोदी फ्रॉम जौनपुर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में जौनपुर है, वहाँ पर थे सुल्तान महमूद लोदी। इनको हरा के वहाँ से भगा दिया, जो कि एक अफ़गान थे। किसने भगाया बच्चा? हुमायूं ने। तो जैसे हुमायूं को थ्रोन मिला, उन्होंने सबसे पहले किसको हराया? अफ़गान सुल्तान महमूद लोदी को। कहाँ से भगाया उनको? जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। फ्रॉम देयर हुमायूं प्रोसीडेड टू द ईस्ट। फिर वो ईस्ट की तरफ गए, वहाँ पर फोर्ट ऑफ चुनार उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, चुनार को सीज किया, फोर्ट ऑफ चुनार को सीज किया। उसके बाद में वो फिर भी आराम से नहीं बैठे, तो फर्स्ट ही हैज़ एक्वायर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार। पावरफुल फोर्ट था चुनार का। इट हैड कम अंडर द पोजीशन ऑफ शेर खान। और वो किसके कंट्रोल में था? शेर खान के कंट्रोल में था, जो कि अफ़गान सरदार था ईस्ट में। द मोस्ट पावरफुल ऑफ द अफ़गान सरदार इन द ईस्ट। ईस्ट में जो अफ़गान सरदार थे, उनमें से सबसे पावरफुल था शेर खान, और उसी के पास था फोर्ट ऑफ चुनार, जो अब ले लिया था किसने बच्चा? बाबर ने। आफ्टर 4 months ऑफ सीज, 4 month के बाद शेर खान सरेंडर टू मुगल एंड अग्रीड टू बी लॉयल। जैसे ही 4 महीने तक तो शेर खान को लगा कि आज नहीं तो कल मुझे चीज़ें वापस मिल जाएगी, पर 4 month के बाद उसने खुद सरेंडर कर दिया और कहा किसको? हुमायूं को, कि भाई अब मैं तुम्हारा लॉयल बन के रहूँगा। तो पहली विक्ट्री थी अगेंस्ट सुल्तान महमूद, दूसरी विक्ट्री थी शेर खान से लिया फोर्ट ऑफ चुनार। ये जो बाबर की पावर बढ़ती जा रही थी, द रैपिड इंक्रीज इन द पावर ऑफ बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। देखो यहाँ पर पावर तो किसकी भी बढ़ रही है बच्चा? हमारे मुगल रूलर की भी बढ़ रही है, जिनका नाम क्या है? हुमायूं। पर इनके साथ साथ किसी और की भी पावर बढ़ रही थी, और वो थे बहादुर शाह। कहाँ के थे बच्चा? गुजरात के थे, नियर आगरा। वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर हिम। तो अब हमारे मुगल रूलर, जिनकी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, जो अफगान रूलर्स को हराते जा रहे हैं, जिनका नाम है हुमायूं, अब उन्हें थोड़ा सा खतरा महसूस होगा। किससे? बहादुर शाह, जो कहाँ पर रूल कर रहे हैं अभी? गुजरात में। बेटा पहले इनिशियल सक्सेस मिली किसको? हुमायूं को, गुजरात कैंपेन में। फिर हुमायूं ने थोड़ी बहुत सक्सेस के बाद ही क्या करना चालू कर दिया बच्चा? एक नई सिटी बनाना चालू कर दिया, जिसका नाम था दिन पना। कहाँ बनाई? दिल्ली में बनाई।
पर जब हमारे हुमायूं जी बिज़ी थे दिन पनाह बनाने में, उसी टाइम जो शेर खान थे वो बिज़ी थे अलग अलग टेरिटरीज़ को जीतने में। ईस्ट में टेरिटरीज़ जीत रहे हैं, फिर शेर खान ने सडनली बंगाल को भी इन्वेड कर दिया और गौर जो कैपिटल थी उस टाइम के बंगाल की, उसको कंट्रोल में कर लिया। कब? 1537 में। अब आई शेर खान की बारी। शेर खान ने बोला बहुत हुआ भाई, ऐसे कैसे तुम हमारी टेरिटरी लेते जा रहे हो। तो हुमायूं कहाँ तक आए? बंगाल तक आए। तो जो शेर खान थे उन्हें पता था भैया, बहुत शेर खान बहुत क्लेवर थे कि भैया अगर मैं हुमायूं से लड़ूंगा तो मेरी आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है, तो मैं ओपन कॉन्टेस्ट, ओपन तो लड़ाई उसके साथ नहीं करूँगा, अलाउ करता हूँ कि वो आए और बंगाल को ले ले। बिना किसी अपोजिशन के बंगाल में घुस गए हमारे हुमायूं जी, और बंगाल अब किसके कंट्रोल में आ गया? मुगल्स के कंट्रोल में आ गया। वाइल हुमायूं वॉज इन गौर, जब हुमायूं गौर में थे, शेर खान वेंट टू ऑक्यूपाई द मुगल। अब देखो उल्टा हो रहा है। बंगाल में कौन है बेटा? मुगल्स हैं। हुमायूं कहाँ पर है? गौर में, बंगाल के गौर। शेर खान कहाँ पहुँचेगा? देखो वो पहुँचा है बिहार, जौनपुर। उसने प्लंडर करना मतलब होता है लूटना, लूट लिया है कन्नौज लूट लिया, बिहार की टेरिटरी, जौनपुर, सबको इन्वेड प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया। फिर फाइनली हुमायूं को बंगाल छोड़कर आगरा आना पड़ा। वॉज अपोज्ड ऑन हिज वे टू चौसा नियर बक्सर। तो देखा शेर खान बंगाल छोड़ गया कि आओ इधर लूटो, इतने में उसने बिहार, जौनपुर और कन्नौज को प्लंडर कर लिया। हुमायूं को फाइनली बंगाल छोड़ के आगरा आना पड़ा, पर जब वो आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में चौसा कहाँ है? बक्सर के पास में, शेर खान से लड़ाई करनी पड़ी और यहाँ पर मुग़ल ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, हैवी लॉसेस हुए, उन्हें एक हैवी डिफीट मिली 1539 में। कब? 1539 में। हुमायूं was cut off from all supplies from Agra. In 1540, Mughals suffered another defeat in the hand of Afghan at Kannauj. अब हुमायूं को कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही थी बच्चा आगरा से। 1540 में तो जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सफ़र किया, क्योंकि जो कन्नौज था वो अफ़गान्स के पास चला गया, और यहाँ से दे सील द फेट ऑफ मुग़ल टेम्परली, और यहाँ से मुग़ल का जो फेट था, किस्मत थी, वो टेम्परली सील हो गई। अब बच्चा जब हुमायूं इतनी सारी हारों के बाद रिट्रीट कर रहे थे बीकानेर में, तो उन्हें राणा ऑफ अमरकोट के राजा ने उनकी बहुत हेल्प की, गैलेंटली उन्हें हेल्प ऑफर की। जो अमरकोट के जो राजा थे उनके घर में ही अकबर, हुमायूं का जो बेटा था जिसका नाम था अकबर, उसका बर्थ होता है। अकबर वॉज बॉर्न इन द पैलेस ऑफ अमरकोट, ठीक है। कब? 1542 में जो अकबर थे, जो हुमायूं के बेटे थे, उनका जन्म कहाँ होता है? राणा ऑफ अमरकोट के पैलेस में, है ना, क्योंकि इन्होंने ही हेल्प की थी किसकी? हुमायूं की। अल्टीमेटली हुमायूं टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग एंड रिकैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। फिर फाइनली हुमायूं ने शेल्टर लिया, शरण ली ईरानियन किंग के कोर्ट में, काबुल फिर से जीता, कांधार जीता विथ हिज हेल्प, उनकी हेल्प से 1545 में। अकबर वॉज रीयूनाइटेड विथ हिज पेरेंट, और फिर बाद में अकबर अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहे। जब कांधार कैप्चर कर लिया, किसने? हुमायूं ने। देखो बेटा, अमरकोट में छोड़ के गए हुमायूं अपनी वाइफ को, वहीं पर हुए अकबर। उस बीच हुमायूं पहुंचे थे कहाँ पर? जीता उन्होंने काबुल को, कांधार को, और जैसे ही उन्होंने कांधार जीत लिया उसके बाद अकबर के पेरेंट्स फिर से रीयूनाइट हो गए, साथ में रहने लगे। यहाँ पर लक ने फेवर किया हुमायूं को, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिविल वॉर्स एमंग द सूर अफगान्स इन 1555। हुमायूं रिकैप्चर्ड लाहौर बाय डिफीटिंग सिकंदर सूर। अब यहाँ पर किस्मत ने, लक ने भी हुमायूं का साथ दिया, और एक सिविल वॉर चल रहा था सूर्स के बीच में, अफगान्स के बीच में। इसका फ़ायदा उठाते हुए 1555 में हुमायूं ने पहले लाहौर को जीता, किसको हरा के? सिकंदर सूर को हरा के, जो गवर्नर थे पंजाब के। बट ही डिड नॉट लीव लॉन्ग आफ्टर दिस, इसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाए। 1556 में स्टेयर केसेस, सीढ़ियों से गिर गए, वो अपनी लाइब्रेरी में थे, कहाँ पर? दिल्ली में। तो सीढ़ियों से जब नीचे आ रहे थे तो एक्सीडेंटली वो गिरे और गिर के हो गई उनकी डेथ। आई बात समझ में? फिर से सुनना, यहाँ पर हुमायूं की किस्मत ठीक ठाक चली और उन्होंने लाहौर जीत लिया सिकंदर सूर को हरा के, है ना, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब थे।
पर यहाँ पर इसके बाद वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। 1556 में उनकी डेथ हो गई, मतलब 1 साल के बाद ही उनकी डेथ हो गई। कहाँ पर? जहाँ पर वो अपनी लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी से नीचे की तरफ आ रहे थे और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। अकबर वॉज देन एट जिस टाइम इनकी डेथ हुई, जो अकबर थे वो कालानौर पंजाब में थे और उनके गार्जियन थे बैरम खान, जिन्होंने प्रोक्लेम किया कि भैया हुमायूं के जो सक्सेसर होंगे वो कौन ही होंगे? अकबर ही होंगे। जब अकबर सिर्फ कितने के थे? 13 ईयर के थे। 14 फरवरी 1556 में जब अकबर सिर्फ 13 ईयर के थे तो वो क्या बन गए बच्चा? राजा। जैसे ही अकबर को क्राउन मिला, अकबर का एक्सेशन हुआ, हिम वो एक कैपेबल जनरल था आदिल खान का, द सोवरेन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम मालवा टू जौनपुर। मालवा जौनपुर पे कंट्रोल था जिसका आदिल खान का। हेमू उनका एक कैपेबल जनरल था, उसने मुगल्स को अपोज किया। हेमू और मुगल की आर्मी मिली। मुगल की आर्मी को उस टाइम कौन डील कर रहे थे, कौन कमांड कर रहे थे? बैरम खान। एक कहीं पर मिले बच्चा? ये लोग भी पानीपत में मिले, हिस्टोरिक बैटलफील्ड पानीपत में। कौन कौन की आर्मी मिली? हेमू की और मुगल की आर्मी मिली 1556 में। बिल्कुल अभी अकबर को ताजपोशी हुई थी, एक्सेशन हुआ ही था। हेमू हैड इनिशियल सक्सेस अगेंस्ट द मुगल्स। शुरुआती दौर में हेमू को सक्सेस मिली मुगल्स के ऊपर, बट लक डिड नॉट फेवर इन, पर लक उसके साथ नहीं रहा। द डे वॉज डिसाइडेड व्हेन अ चांस एरो हिट हिम ऑन द आई, पर उसकी किस्मत एक एरो से बदल गई। जब उस एरो ने उसकी आँख को हिट किया, वो अनकॉन्शियस हो गया। और लीडरलेस आर्मी बेटा बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। लीडर आप लोगों ने देखा ना, बाहुबली में वो लीडर अच्छा था तो जितने भी लोग इंजर्ड होते हैं वो उन सबको बोलता है मरेगा कौन जिएगा कौन, और सब खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर इनिशियल सक्सेस मिल रही थी हेमू को, पर उसकी आँख में एक तीर लगा, एरो लगा और वो अनकॉन्शियस हो गया। लीडर ख़त्म तो आर्मी डिस्पर्स हो गई, कन्फ्यूजन में आ गई और मुगल्स की विक्ट्री हुई। द रिज़ल्ट ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज डिसीसिव। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का ये जो रिज़ल्ट था ये भी बहुत डिसीसिव था। फर्स्ट में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, ऐसे ही सेकेंड में भी। द रीन ऑफ शेरशाह, बच्चा जो शेरशाह थे उनका ओरिजिनल नेम था फरीद। वो किसी ग्रेट मुग़ल रूलर से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही हम्बल वे में बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया। फरीद को जो उनके पापा थे जिनका नाम था हसन, वो शाहशराम ले गए, जहाँ पर उन्हें एक लैंड ग्रांट, एक जागीर मिली जो थी उनके मास्टर उमर खान सारवानी ने, जो कि जौनपुर के गवर्नर थे। ठीक है, जब इनके फादर की डेथ हो गई, फरीद टुक पोजेशन ऑफ द जागीर एट शाहशराम। हसन को मिली थी, फरीद को नहीं मिली थी वो जागीर। किसको मिली थी? हसन को, मतलब फरीद के पापा, मतलब शेरशाह के पापा को मिली थी। तो अब उनके पापा की डेथ हो गई तो फाइनली जागीर किसको मिल गई? शाहशराम की, फरीद को। 1522 में ही गॉट इनटू सर्विस ऑफ बहार खान लोहानी, एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार। बिहार के एक इंडिपेंडेंट रूलर थे जिनका नाम था बहार खान लोहानी, उनकी सर्विस मिल गई 1522 में। किसको? फरीद को। इट वॉज बहार खान लोहानी हु कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ शेर खान। और जो शेर खान का जो टाइटल था वो उन्हें बहार खान ने दिया था, बहर खान ने दिया था, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को किल किया था, इसीलिए शेर खान नाम रख दिया बहर खान ने। इन द कोर्स ऑफ 4 ईयर, 4 साल में ही उन्हें इनफ कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। और इसी बीच उन्हें चुनार का फोर्ट भी मिल गया। व्हेन ताज खान इट्स लॉर्ड डाइड, ताज खान जो उनके लॉर्ड थे उनकी डेथ हुई तो चुनार का फोर्ट भी उन्हें मिल गया। हुमायूं को जिनका एंगेजमेंट जब गुजरात में हुआ तो शेर खान को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो बंगाल में, अभी हमने देखा था ना ऊपर कि शुरुआत में गुजरात में गए कौन थे बच्चों? हुमायूं गए थे। इनिशियली इन्हें जीत मिली, जीत के बाद ये दिल्ली में एक नई सिटी बसाने लग गए थे। तब तक शेर खान ने कहाँ पर कंट्रोल कर लिया था? बंगाल में कर लिया था। विथ हिज ग्रेट स्ट्रेटजी ही वॉज एबल टू आउटविट हुमायूं, और इसी वजह से ये हुमायूं को ख़त्म कर पाए, डिफीट एंड डिस्पोज हिम। और फिर ये मास्टर बन गए उतनी बड़ी टेरिटरी जो पंजाब तक थी। ही दैन टुक द टाइटल ऑफ शाह,
और इंडिपेंडेंट रूलर। फिर उन्होंने शाह का टाइटल ले लिया और एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। ये जो कहानी है ये पढ़ आप बाद में रहे हो, पर ये पहले हो चुका था बच्चा। हम लोग ने देखा था ना कि जो हुमायूं थे वो गुजरात पर अटैक करने गए। अटैक करने के बाद में इनको लगा कि बंगाल में कौन है बेटा, शेर खान है, तो वो उसको मारने के लिए गए। शेर खान ने सीधी लड़ाई नहीं की, उनको आने दिया। बंगाल में जब तक ये रहे, ये इधर दूसरे किंगडम्स जीतते गए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start Sher Khan next on from part 2.